हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स 5 डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी एमपीसी 001 की ब्लॉक 3 के यूनिट 3 पर अब हम आ चुके हैं। और यूनिट 3 है मल्टीलिंगुअलिज्म एंड कॉग्निशन। ये जो टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस जो यूनिट थी हमारी यूनिट 2 उसको हमने 3 पार्ट्स में स्प्लिट किया था, क्योंकि मेजोरिटी में अभी तक हम यही करते आए हैं कि हर यूनिट के हमने 3 पार्ट्स किए हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है मैं आपको क्विकली दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेजर चीजें जो है वो मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में है। क्या होता है मल्टीलिंगुअलिज्म, इसके अलावा इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बात करेंगे। तो कुल मिलाकर 2 टॉपिक ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं। एक तो मल्टीलिंगुअलिज्म ही है जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में उसी पर हमारा मेजर फोकस रहेगा। दूसरा टॉपिक जो बहुत पूछा जाता है वो यहाँ काफी नीचे है, सिंगल सिस्टम वर्सेस डुअल सिस्टम हाइपोथेसिस। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे लैंग्वेज से इसका एक्विजिशन होता है, कैसे इसका कनेक्शन है, वो सब बातें बात की बात है। लेकिन अभी हम जो आज का वीडियो करेंगे उसमें हम मल्टीलिंगुअलिज्म पे फोकस करेंगे। मैं आपको ये बता रही थी कि सो फार अभी तक हमने हर यूनिट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। प्रीवियस वीडियो आपने देखे थे 20 मिनट्स के ही थे 3 वीडियो। तो अभी मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस यूनिट को मैं सिर्फ 2 ही पार्ट में स्प्लिट करूं, बेस्ड ऑन कि कैसे एक्सप्लेनेशन जाता है। अगर बहुत लेंथी जाएगा तो वी विल सी, बट अभी मेरा प्लान यही है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही सोच रही हूँ, तो आपको वही बातें मैं बता रही हूँ। आज के इस वीडियो में हम जो पॉइंट्स कवर करेंगे वो रहेंगे, एक तो मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट, इंडिया में कैसे ये चीजें दिखाई देती हैं, किस तरह से हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। और दूसरा हमारा इसके जो तीनों पॉइंट्स हैं ये हम इतना पार्ट इस वीडियो में कवर करेंगे जो कि एक पार्ट होगा। जो हमारा सेकंड वीडियो होगा उसमें हम कवर करेंगे थिंकिंग से कैसे एसोसिएटेड है ये। ओके, उसके बाद सेकंड लैंग्वेज का एक्विजिशन कैसे होता है, दोनों का कंपैरिजन, और फिर एक छोटा सा टॉपिक है न्यूरल मैकेनिज्म ऑफ मल्टीलिंगुअल्स। तो आराम से 2 वीडियो में वो कवर हो जाना चाहिए, यही सोच के मैं आपको बस ये क्विकली दिखा रही हूँ। तो चलिए बिना किसी डिले के अब हम मल्टीलिंगुअलिज्म की शुरुआत करते हैं। और जैसा ही इसका नाम है, इस इंट्रोडक्शन को आप चाहें तो एक बार क्विकली रीड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहाँ पे बस यही बताया गया है कि एक नेचुरल पोटेंशियल अवेलेबल होता है हर ह्यूमन बीइंग के अंदर कि वो एक से ज्यादा लैंग्वेजेस को बोल सकता है, सीख सकता है। तो उसी चीज को यहाँ पे मल्टीलिंगुअलिज्म कहा जाता है। अगर उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले, प्रॉपर गाइडेंस मिले, तो भी वो ये चीजें कर सकता है। तो इस चैप्टर में हम इन सब चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे, ये भी जानेंगे कि कैसे मल्टीलिंगुअलिज्म कॉग्निशन से कनेक्टेड है। वैसे कॉग्निशन इज नॉट जस्ट ओनली सिंगल कॉग्निटिव एबिलिटी, कॉग्निशन बहुत सारी मेंटल एक्टिविटीज का एक कॉम्बिनेशन होता है। बहुत बार हमने इसके बारे में बात की है। फिलहाल मल्टीलिंगुअलिज्म पे आ जाते हैं। अगर हम बात करें कि कोई भी पर्सन एक से ज्यादा लैंग्वेज की नॉलेज को गेन करने की कैपेसिटी रखता है, तो सिर्फ कैपेसिटी रखना नहीं होगा, मतलब ऑफ कोर्स कैपेसिटी रखने का मतलब यही हो जाएगा कि उसके अंदर वो एक कैरेक्टरिस्टिक की तरह से है। तो मल्टीलिंगुअलिज्म इज द नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज बाय अ पर्सन और विद इन अ सोशल ग्रुप। ये एक लाइन वैसे तो मल्टीलिंगुअलिज्म को बहुत ही आसानी से डिफाइन कर देती है। आप देखिए जो लाइन लिखी है ये बहुत सिंपल भी है और आपको समझ में भी आ रही होगी कि मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है। एक या एक से ज्यादा, एक नहीं, एक से ज्यादा लैंग्वेज की नॉलेज रखना किसी भी पर्सन के लिए मल्टीलिंगुअलिज्म कहलाता है। इट अज्यूम्स द एबिलिटी टू स्विच फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर इन स्पीच, इन राइटिंग और इन रीडिंग। ये भी जरूरी है कि केवल नॉलेज रखना इज नॉट इनफ, हम जरूरत पड़ने पर उसको स्विच भी कर सकें। एबिलिटी टू स्विच भी इसमें काउंट होगा। कब कब? जब हमें उससे बोलना हो, उसको लिखना हो या फिर पढ़ना हो। और इसको और अदर टर्म्स भी हैं जो इसको डिस्क्राइब करती हैं, जिसको हम बायलिंगुअलिज्म, पॉलीलिंगुअलिज्म, इस तरीके से आगे बढ़ाते चले जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि कोई पर्सन कितनी ज्यादा लैंग्वेजेस होल्ड करता है। बाय का मतलब क्या होता है? टू। तो बाय यानी पॉली मतलब बहुत सारी। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानते होते हैं। आप कभी किसी जगह पर घूमने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि किसी दूसरी कंट्री के लोग आए हुए होते हैं तो उनको गाइड जो है वो हैंडल करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ गाइड जो होते हैं वो सिर्फ 1 या 2 लैंग्वेजेस ही जानते होते हैं, तो वो उन्हीं के क्लाइंट्स को लेते हैं। लेकिन कुछ गाइड्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें बहुत सारी लैंग्वेज आती हैं, अपनी कंट्री के लोगों की या बाहर की कंट्रीज की, तो वो क्या करते हैं, बहुत तरीके के क्लाइंट्स को हैंडल कर पाते हैं। तो वो लोग जिनके अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस को एक्वायर करने की कैपेसिटी होगी वो पॉलीलिंगुअलिज्म के अंदर आएंगे। इसी तरीके से और भी होते चले जाते हैं जितने भी लैंग्वेज के कॉन्टेक्ट में लोग होते हैं। Multilingualism may be personal, social or intersubjective. A generic term for multilingual person is polyglot. Polyglot क्या होता है? Poly का मतलब होता है ग्रीक, पॉलीग्लॉट हम कहते हैं, और ग्लॉट का मतलब होता है लैंग्वेज। एक पर्सन जो कई सारी लैंग्वेजेस जानता हो उसे हम पॉलीग्लॉट कहते हैं। ये एक टर्मिनोलॉजी है जिसको आप मेंशन करके अपने कंटेंट को इंक्रीज कर सकते हैं।
एंड फॉर द मोनोलिंगुअल्स इज मोनोग्लॉट। ठीक है, तो मोनोग्लॉट और पॉलीग्लॉट क्या हो गया? आप बताइए कि आप पॉलीग्लॉट हैं या मोनोग्लॉट हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, एक से ज्यादा नहीं कर पाते हैं। तो आप जरूर बताइएगा कि आप मोनोग्लॉट में आते हैं या पॉलीग्लॉट में आते हैं। Personal multilingualism refers to the knowledge and verbal behavior of an individual, not necessarily shared by the whole community. Social multilingualism refers to the communicative practices of a nation, tribe or other social group that sustain two or more languages. जैसे कि इंडिया में लगभग 200 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, राइट? तो हम देखते हैं कि पर्सनल मल्टीलिंगुअलिज्म तब होता है जब हम कोई इंडिविजुअल अपने ही एरिया में उन चीजों को कवर करता है, लेकिन मल्टीलिंगुअलिज्म तब हो जाता है कि जब हम एक बड़े लेवल, ब्रॉडर लेवल पर, बड़े सोशल ग्रुप में चले जाते हैं, तब वो मल्टीलिंगुअलिज्म हो जाता है सोशल लेवल पर। ठीक है, अब मल्टीलिंगुअलिज्म का स्ट्रक्चर की जब हम बात करें तो द पॉपुलर बिलीव वाज दैट अ मल्टीलिंगुअल पर्सन शुड हैव लर्नड ऑल ऑफ हिज लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली इन अर्ली चाइल्डहुड, जैसे कि ओरल और रिटन कॉम्पिटेंस में। लेकिन अब आज के समय में एक ब्रॉडर डेफिनेशन कॉमन हो गई है। अकॉर्डिंगली अ पर्सन मे बी कॉल्ड मल्टीलिंगुअल इफ शी और ही यूजेस हिज और हर लैंग्वेजेस ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड इज एबल टू स्विच फ्रॉम वन टू अनदर। पहले जो लोग केवल कोई भी लैंग्वेज बोल लेते थे, वो क्या होता था, उसको अपनी लैंग्वेज आनी चाहिए, बचपन से वो सीख लेता था। लेकिन आज के टाइम में जो स्विच कर पाता है, अभी शुरू में भी हमने स्विच पे हाईलाइट किया था ना, तो जो स्विच कर पाता है इजीली, उसके लिए माना जाता है कि वो पर्सन जो है एक मल्टीलिंगुअलिज्म की कैटेगरी में आ रहा है। कहां पर थे हम? यस, इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द सिमेट्री ऑफ हिजर कमांड ऑफ द लैंग्वेजेस ऑफ द modalities of acquisition. Okay, thus an Indian guest worker who learnt enough Swiss German dialect for his struggle for life in Switzerland may be considered bilingual with the same right as an interpreter working at the European Union and having systematically extended his or her native French English. मतलब ये बात ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी पर्सन जब किसी कंट्री में होता है या किसी ऐसी सिचुएशन में होता है जहां पर वो अपने सर्वाइवल के लिए दूसरी लैंग्वेज को सीख लेता है, तो भी वो बायलैंग्वेज की कैटेगरी में आएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, मैं नॉर्थ इंडिया से हूं तो मैं वही एग्जांपल ले रही हूँ। अब मान लीजिए आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं और अब साउथ इंडिया में आपकी पोस्टिंग हो जाती है किसी जॉब में। अब वहां पर आपको क्या हो रहा है, काफी दिक्कत आ रही है। अब कितना भी, हर कोई तो नहीं बोल पाता है, हर कोई भी इंग्लिश नहीं बोल पाता है, छोटी मोटी शॉप्स पे हम जाते तो नहीं बोल पाते हैं, तो थोड़े बहुत वर्ड्स को आपने अंडरस्टैंड कर लिया। अब वो थोड़ा बहुत, उतना भी थोड़ा बहुत नहीं होगा, बात तो आपको अपनी सही से कन्वे करनी पड़ेगी ना। तो ऐसे केस में आप जब उस लैंग्वेज को अपने सर्वाइवल के लिए सीखते हैं, तो भी वो आप उसकी कैटेगरी में पहुंच जाते हैं। जनरली स्पीकिंग, मल्टीलिंगुअलिज्म ऑफ टू काइंड: elite language learned in a formal setting through planned and regular instruction in a school system. neighborhood में हम अपने नेचुरल सेटिंग में चीजों को सीख लेते हैं। तो एलिट तो तब हो जाता है जब हमें स्कूल में कोई लैंग्वेज सिखाई जाती है। जैसे कि महाराष्ट्र की बात करें तो वहां के स्कूल्स में मराठी जो है वो बच्चे सीखते हैं, तो वो एलिट की कैटेगरी में आएगी। नेबरहुड में क्या है, ऐसे बच्चे जो अपनी लैंग्वेज को, जो स्कूलों में नहीं, अगर हम उत्तराखंड में चले जाएं तो उत्तराखंड की जो लैंग्वेजेस हैं वो स्कूलों में नहीं सिखाई जाती, लेकिन बच्चे जानते हैं। वो कैसे सीख रहे हैं? वो नेबरहुड के थ्रू सीख रहे हैं, यानी अपने पेरेंट्स से सुन के, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुन के ऐसे सीख रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा थ्योरेटिकली बायलिंगुअलिज्म इज रेफर्ड टू एज एडिटिव एंड सब्ट्रैक्टिव बायलिंगुअलिज्म। इन एडिटिव में क्या होता है, सेकंड लैंग्वेज इज एक्वायर्ड इन एडिशन टू द रिलेटिवली वेल डेवलप्ड फर्स्ट लैंग्वेज। इसका एग्जांपल है हिंदी से इंग्लिश सीखना। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो एडिटिव में सीखते हैं, एडिटिव बायलिंगुअलिज्म की कैटेगरी में ही आते हैं, क्योंकि वो हिंदी से फेमिलियर होते हैं। तो उनको बताया जाता है कि अच्छा वो घास है, उसे ग्रास कहते हैं। धीरे धीरे वो हिंदी से इंग्लिश में पहुंचते हैं, मतलब एक लैंग्वेज की हेल्प से दूसरे में पहुंचते हैं, तो वो कहलाता है एडिटिव। A second language is acquired. Okay, in subtractive bilingualism, elements of a second language replace elements of the first language. Subtractive वाले में क्या होता है कि second language जो होती है वो first को replace कर लेती है। ये भी हम आजकल के टाइम में देखते हैं। ये कैसे होता है, जब हम ये देखते हैं कि किसी बच्चे को हिंदी में कोई बात पूछी जाए ना, तो वो उसका आंसर इंग्लिश में देता है। मतलब कैसे, मैं बताती हूँ आपको कि आजकल के बच्चे क्या होते हैं, वो किसी वर्ड को डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि उसका हिंदी में मीनिंग क्या है, तो उसे इंग्लिश में ही डिफाइन करने लगते हैं। वो बैक ऑफ देयर माइंड वो लैंग्वेज तो है उनके पास, लेकिन वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते हैं। तो ये सब्ट्रैक्टिव की कैटेगरी में आता है। अच्छा, इसके बाद हम देख रहे हैं साइमल्टेनियस बायलिंगुअलिज्म और सीक्वेंशियल बायलिंगुअलिज्म। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ बायलिंगुअलिज्म पढ़ रहे हैं साइमल्टेनियसली। जो हमारा मेजर टॉपिक था वो स्ट्रक्चर था, पढ़ा था ना अपने स्ट्रक्चर, मल्टीलिंगुअलिज्म का स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पे हम बहुत सारे अभी मल्टीलिंगुअलिज्म के टाइप्स को पढ़ रहे हैं। तो आप इन सभी टाइप्स को पॉइंटर्स की हेल्प से अपने होमवर्क में नोट करेंगे। तो वो तो मैं होमवर्क में बाद में बताऊंगी ही।
लेकिन अभी हम आ जाते हैं लौट के, हम कहाँ पर थे, शायद हम ज्यादा आगे चले गए। यस, हम साइमल्टेनियस और सीक्वेंशियल बाइलिंगुअलिज्म पे थे। साइमल्टेनियस में क्या होगा, दो चीजें एक साथ चलेंगी। साइमल्टेनियस का मतलब होता है ना चीजें साथ साथ चलती हैं, तो साथ साथ चलेंगी। सीक्वेंशियल में एक के बाद एक चलेंगी और कोई बात ही नहीं है नई इसमें। विच अकर्स व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स टू लैंग्वेज फ्रॉम बर्थ, एंड सीक्वेंशियल बाइलिंगुअलिज्म विच अकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल फर्स्ट लर्न्स वन लैंग्वेज एंड देन अनदर। साइमल्टेनियस का केसेस वो हैं जहां पर ऐसे रीजन है, अगर हम अपने इंडिया के अंदर ही बात करें, ऐसे रीजन है बहुत सारे जहां पे हिंदी तो बोली जाती है क्योंकि दुनिया में सब रह रहे हैं, लेकिन नेटिव लैंग्वेज कंटिन्यूस घर में बोली जाती है नेबरहुड के थ्रू, तो बच्चा वहां पे दोनों लैंग्वेज साइमल्टेनियसली सीख लेता है। सीक्वेंशियल का एग्जाम्पल है कि सभी स्कूलों में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो जो एक कंपलसरी लैंग्वेज है वो फॉर्मल सेटिंग में जाके होती है, वो एलिट की कैटेगरी में आती है, लेकिन बच्चा जो है वो घर से कोई और लैंग्वेज सीख रहा है तो ऑटोमेटिकली तो वो सीक्वेंशियल में आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। It is known, however, the infants begin babbling at roughly the same age. This happens regardless of whether they consistently are exposed to one or two languages. मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज बच्चे ऐसे भी करते हैं जिनके थ्रू वो लैंग्वेज का एक्सप्रेशन तो देते हैं, पर वो किसी भी लैंग्वेज में, हम ये नहीं कहते हैं कि बच्चा मल्टी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाईलैंग्वेज है उस टाइम पर। ओके, another culture, however, the learning of multiple languages is taken for granted. For example, in parts of India, people routinely may learn as many as 4 languages. बहुत होता है, बहुत सारी कंट्रीज में, बहुत सारे एरियाज में ऐसा होता है कि ज्यादा लैंग्वेजेस को लेना इज टेकन फॉर ग्रांटेड, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हाँ आती है तो आती है, ओके फाइन, लेकिन जिनको बहुत इंटरेस्ट होता है वो उसका भी यूज कर लेते हैं। नो सोसाइटी और स्टेट हैज जस्ट वन लैंग्वेज, नॉर कैन लैंग्वेज बी आइसोलेटेड फ्रॉम कल्चर। सोसाइटीज आर मल्टीलिंगुअल बिकॉज ऑफ माइनॉरिटीज दैट लिव विद इन द डोमिनेंट लैंग्वेज ग्रुप। अगर एक हम कम्युनिटी, एक सोसाइटी की हम बात करें तो उसमें हमें कई कम्युनिटी के लोग मिल जाएंगे, तो हम देखते हैं कि कोई तो होता है जो मेजोरिटी में होता है, कोई माइनॉरिटी में होता है, तो मेजोरिटी वाली अपनी लैंग्वेज बोलता है, माइनॉरिटी वाली अपनी बोलता है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं लैंग्वेज का एक्सचेंज भी होता रहता है। और लैंग्वेज को कल्चर से आइसोलेट भी नहीं कर सकते क्योंकि हर लैंग्वेज कुछ ना कुछ वैल्यू, इमेजेस, मेमोरीज को रिप्रेजेंट करती है कल्चर के। ओके, at the end of the 20th century, one or another form of multilingualism affects 60% of the world's population. Monolingualism is a boundary case of multilingualism originated the very specific culture condition. मतलब ज्यादातर bilingualism को ही हम देखते हैं होते हुए monolingualism अब काफी कम होता चला जा रहा है। इंडिया में मल्टीलिंगुअलिज्म कैसे देखने को मिलता है? इंडिया की तो हम बात ही क्या करें, हमारा जो कंट्री है सो रिच इन कल्चर, सो रिच इन द लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, कोई भी पर्सन इंडिया में ही रह के इंडिया की सारी लैंग्वेजेस नहीं सीख सकता, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इंडिया में मल्टीलिंगुअलिज्म इस हद तक नजर आता है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि 1620 तो मदर टंग्स हैं और जो कि टोटल 200 लैंग्वेजेस में हमें नजर आती हैं। ओके, तो ऐसा और भी कंट्रीज में है, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो हम देखते हैं कि कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऐसे भी हैं जहां पे ऑल ओवर इंडिया के लोग आके रहते हैं, जैसे न्यू दिल्ली, मुंबई, ये कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहां पे पूरी इंडिया के लोग आके, आपको हर इंडिया के हर कोने का एक बंदा तो मिलेगा ही मिलेगा मिनिमम। तो ऐसे में क्या होता है, बहुत सारी लैंग्वेजेस के अक्रॉस बच्चा आता है और वो कुछ फ्यूजन भी क्रिएट हो जाते हैं। फ्यूजन यू नो कि तरह तरह की लैंग्वेजेस को मिक्स करके अपने तरीके से बोलने लगना, तो फ्यूजन भी क्रिएट हो जाते हैं। तो इस तरीके से इंडिया में हम बहुत सारी लैंग्वेजेस को देखते हैं। ये जस्ट एक पार्ट है इसका, इसमें कोई अलग से ना तो शॉर्ट टॉपिक आता है ना कुछ आता है, मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में बताते हुए हम चल रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज मल्टीलिंगुअलिज्म एंड कॉग्निशन। कॉग्निशन का क्या मतलब होता है आपको पहले ही पता है कि मोनोलिंगुअल अप्रोच इज नीदर अप्रोप्रिएट नॉर एडिक्वेट फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ लैंग्वेज यूज्ड इन अ सोसाइटी वेयर मल्टीलिंगुअलिज्म was endemic and where for the education at least monolingualism was the exception and not the norm. ट्रॉटर कहते हैं इस बात को कि मोनोलिंगुअल अप्रोच ना तो केवल अप्रोप्रिएट है ना ही एडिक्वेट है। समझने के लिए जब भी हम लैंग्वेज रिलेटेड कोई रिसर्च करते हैं तो वहां पे हम अंडरस्टैंड करने के लिए हम देखते हैं, वो मोनोलिंगुअलिज्म का काम नहीं होता, वहां एक से ज्यादा लैंग्वेजेस हमें देखने को मिलती हैं। अब लैंग्वेजेस का जो रिलेशन है उनके यूजर्स के साथ कैसा है, इसको हम पढ़ेंगे। क्विकली आप रीड करिए, मैं लूंगी एक छोटा सा ब्रेक क्योंकि आज का वीडियो तो लंबा है ना, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम एक बड़ा वीडियो आज कवर करने वाले हैं और ज्यादा टाइम नहीं हुआ है हमारे वीडियो को अभी, वैसे 14 मिनट से, मगर मुझे ब्रेक की जरूरत है। यस, आते हैं वापस हमारे इस टॉपिक पर जो जिसमें हम बात करेंगे कि लैंग्वेज और उनके यूजर्स के बीच में रिलेशनशिप कैसा होता है। Multilingualism is in a particularly timely issue concerning language competence.
Multilingualism may be achieved naturally when a person grows up with two parents speaking different languages. ऐसा भी होता है अगर मदर और फादर अलग अलग कम्युनिटी के हैं, अलग अलग कल्चर को बिलोंग करते हैं, तो भी बच्चा सीख जाता है नेचुरल वे में। और यूएस के डिफरेंट पार्ट्स में हम देखते हैं कि चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू 2 और मोर लैंग्वेजेस एज दे ग्रो अप। ये बहुत नेचुरली वहां पर होता है, राइट। उसके अलावा स्कूल सेटिंग्स भी एक रीजन होती हैं। अदर चिल्ड्रन लर्न बोथ लैंग्वेजेस एट होम, वेयर फॉर एग्जाम्पल द ग्रैंड पेरेंट्स स्पीक वन लैंग्वेज टू द चाइल्ड बट द पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स स्पीक अनदर। फिर भी बच्चे जो होते हैं वो इमिग्रेट करते हैं कंट्री में, टू दिस कंट्री स्पीकिंग वन लैंग्वेज एंड देन लर्न अ सेकंड लैंग्वेज। मतलब एक मिनिमम लेवल पर अगर हम बात करें तो सभी बच्चे एक लैंग्वेज अपने घर पर और दूसरी लैंग्वेज एक फॉर्मल सेटिंग में सीखते ही हैं। ये बहुत कॉमन चीज है, आपके भी घर में ये होता होगा, आपके साथ भी ये हुआ होगा, ठीक है। अगर लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात करें तो मल्टीलिंगुअलिज्म में हमें ये और ज्यादा अंडरस्टैंड करने को मिलता है कि कैसे कॉग्निटिव प्रोसेसिंग होती होगी, कैसे एक से दूसरे में पर्सन स्विच कर लेता है लैंग्वेज को, किस तरह से चीजें होती हैं, तो ये हमें और अच्छे से समझने को मिलेगा। पार्टिसिपेंट लैंग्वेज में बी एसोसिएटेड विद डिफरेंट कम्युनिकेटिव मीडिया, कॉन्वर्सेशन, राइटिंग, रीडिंग, सिंबॉलिक सिस्टम, कुछ भी तरीके से हो सकता है जिसमें हम लैंग्वेज का यूज करते हैं। 3 recent issues about multilingualism are briefly explored here. इनको पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इनको समझिएगा। एक्चुअली ये डिफाइन भी करेंगे कि कैसे मल्टीलिंगुअलिज्म वर्क करता है, हम ये भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो 3 रीसेंट इश्यूज हैं हमें समझने के लिए। पहला है कोड स्विचिंग। कोड स्विचिंग क्या होती है? वो एबिलिटी मल्टीलिंगुअल्स की टू सेलेक्ट वर्ड्स फ्रॉम ईदर ऑफ देयर लैंग्वेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अटरिंग अ सेंटेंस। जैसे कि कोई बात कहते वक्त मान लीजिए एक पर्सन जो कि हिंदी में बहुत फ्लुएंट है, हिंदी उसकी फ्लुएंट नहीं कहेंगे, फिर वो यूज ही क्यों कर रहा है दूसरा वर्ड, वो हिंदी अच्छे से बोल लेता है, प्रोफिशिएंट है इन अ वे, बट एट सर्टेन टाइम किसी पॉइंट पर आकर उसको वो वर्ड नहीं समझ में आ रहा है जो उसको यूज करना है, तो उसने क्या करा, उस वर्ड को रिप्लेस कर दिया किसी दूसरी लैंग्वेज के वर्ड से। तो इसे हम कहते हैं कोड स्विचिंग, जहां पर हम लैंग्वेज को क्विकली स्विच कर लेते हैं बेस्ड ऑन आवर नीड्स। कोड स्विचिंग मैक्सिमाइज द बायलिंगुअल्स एबिलिटी टू कन्वे हियर इंटेंटेड मैसेज। जो इंटेंशनली वो करना चाह रहा है वो बात बेहतर तरीके से निकल कर आएगी। ये हम सभी करते हैं, अपनी बात को कहते वक्त हम उसमें कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं जिससे हमारी बात थोड़ा सिंपलर वे में समझ में आ जाती है। क्योंकि हर लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स डिफिकल्ट होते हैं, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें कुछ वर्ड्स इतने डिफिकल्ट होते हैं कि हमें बात करते वक्त उसको सिंप्लीफाई बनाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। What is fascinating is the code switching often requires no additional time, मतलब ये नेचुरली हो जाता है, इसके लिए अलग से एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। हाँ, कभी कभी हम रुक जाते हैं, सोचने लगते हैं, फिर बोल देते हैं, बट मेजोरिटी के केसेस में ऐसा नहीं होता। ओके, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी भी हुई है एबिलिटी को लेके। इस स्टडी में मोनोलिंगुअल्स एंड बायलिंगुअल्स सर्च्ड अ completed crossword puzzle for words in their languages. The bilinguals were equivalent to the monolinguals in the time they took to locate words in only one of their languages. जो bilinguals थे वो faster थे monolinguals से when they collectively located words in either of the languages. तो यहाँ पे हमने देखा clearly कि जो bilinguals होते हैं वो दोनों languages में होने की वजह से connectivity बना पाते हैं, चीजों को fast कर पाते हैं। अब दूसरे इश्यू पे आ जाते हैं। एक तो आपने समझ लिया कोड स्विचिंग। सेकंड इंपॉर्टेंट इश्यू कंसर्न्स द ट्रीटमेंट ऑफ लेक्सिकल एंड सिमेंटिक नॉलेज। वैसे तो ये दो बातें हैं मगर हम इनको एक एक करके समझेंगे। लेक्सिकल यानी ग्रामेटिकल और दूसरा हो गया सिमेंटिक नॉलेज जो मल्टीलिंगुअल्स यूज करते हैं। ओके, वन थ्योरेटिकल व्यूज प्लेसेस लेक्सिकल नॉलेज इन लैंग्वेज स्पेसिफिक मेमोरी स्टोर्स बट सिमेंटिक नॉलेज इज अ कॉमन कंसेप्चुअल मेमोरी स्टोर। जब हम कोई भी चीज ग्रामेटिकली अंडरस्टैंड करते हैं तो वो हमारा लैंग्वेज स्पेसिफिक मेमोरी में स्टोर होता है, लेकिन जो सिमेंटिक नॉलेज होती है जिसको हमने अंडरस्टैंड करके किया होता है तो वो हमारे कॉन्सेप्चुअल मेमोरी में स्टोर होता है। मतलब कॉन्सेप्ट फॉर्मिंग करता है, जिस चीज को आप अंडरस्टैंड करके समझेंगे उसका एक कॉन्सेप्ट बना लेंगे अपने माइंड में, राइट। लेकिन जो चीज आपने डायरेक्टली ऐसे सुनी है, समझी है, उसको आप एक पॉइंट की तरह से याद रखेंगे। Whereas the other theoretical view places both type of knowledge in language specific memory stores. लेकिन एक थ्योरेटिकल व्यू ये भी कहता है कि दोनों ही टाइप की लैंग्वेज जो नॉलेज है वो जरूरत होती है हमारी, तो उसके हिसाब से हम उसको यूज करते हैं। The first theory predicts, for example, the semantic processing of a word in one language should facilitate memory for that word. मतलब अगर हम एक ही semantic processing कर रहे हैं एक वर्ड की एक लैंग्वेज में तो उसी वर्ड पे वो फोकस करेगी, उसी वर्ड की मेमोरी क्रिएट करेगी। Whereas the second theory predicts that no such facilitation would take place. Contacting the meaning of word in one language should not involve contacting the meaning of the word in other language. ऐसा भी हो सकता है कि कोई वर्ड जिसका मीनिंग हम एक लैंग्वेज में देख रहे हैं कुछ और है तो दूसरे में कुछ और ही निकले, ऐसा होता भी है। हम इंग्लिश में अगर किसी वर्ड का मीनिंग निकालते हैं तो किसी और स्पेनिश में देखेंगे तो वो मीनिंग नहीं भी होगा या वो वर्ड भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो जरूरी नहीं है कि वो रिलेट करे।
आते हैं थर्ड इश्यू की तरफ। थर्ड इश्यू कंसर्न्स हाउ लैंग्वेज फेमिलियरिटी इन्फ्लुएंसेस अ पर्सन्स एबिलिटी टू करेक्टली आइडेंटिफाई अनदर पर्सन्स वॉइस। इस पर एक बहुत अच्छी रिसर्च हुई थी जिस पर थोड़ा एक्सपेरिमेंट टाइप का किया गया था, जिसमें इंग्लिश मोनोलिंगुअल्स एंड स्पेनिश इंग्लिश मल्टीलिंगुअल्स दो तरीके के लोगों को लिया गया था। एक कैटेगरी थी जिसमें सिर्फ इंग्लिश के मोनोलिंगुअल्स लिए गए थे, मतलब इंग्लिश ही उनकी एक प्राइमरी लैंग्वेज थी और एक ही लैंग्वेज थी, लेकिन दूसरे जो लोग थे उनको स्पेनिश भी आती थी और इंग्लिश भी आती थी। इन दोनों के साथ में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इन्होंने एक टेक्स्ट को सुना, टेक्स्ट रीड बाय द सेम पर्सन इन ईदर इंग्लिश स्पेनिश और स्पेनिश एक्सेंटेड इंग्लिश, इस तरीके के कैटेगरी में उनको सुनाया गया। थोड़े टाइम के बाद these subjects then heard a voice lineup of individuals reading a different text, again in either English, Spanish or Spanish accented English. Goggin and colleagues found a distinctly different pattern in the responses for monolinguals and bilinguals. दोनों के केसेस में अलग अलग रिजल्ट निकल के आए। क्या रिजल्ट निकल कर आए देखिए। For monolinguals, actual correct identifications were highest for their respective language. However, for bilinguals, correct identifications were generally the same across the three voice types. मतलब मोनोलिंगुअल्स के साथ में क्या हुआ, जो करेक्ट आइडेंटिफिकेशन उन्होंने किए वो अपनी लैंग्वेज में काफी ज्यादा किए, लेकिन बायलिंगुअल्स ने भी उतने ही किए मगर वॉइसेस अलग अलग थी, अलग अलग वॉइसेस में उनको सुनाया गया था ना। तो इन अ वे दोनों आए तो एक ही पेज पर, लेकिन जो मोनोलिंगुअल्स थे वो अपनी एक लैंग्वेज में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन बायलिंगुअल्स जो थे वो अलग अलग में उनको नॉलेज थी। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बाइफरगेट हो गई, सब जगह पे बढ़ गया, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो ये दिखाती हैं, ये जो रिसर्चेस हैं, जो भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी, वो ये दिखाती है कि जो बायलिंगुअल्स की नॉलेज है, दो नॉलेज की, उनके एड्स इन देयर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वॉइस सोर्स ऑफ द मैसेजेस दे एनकाउंटर and represent an interesting interaction between speech perception and higher level of language analysis. मतलब जो मल्टीलिंगुअल्स हैं वो एक कहीं ना कहीं एडवांटेज लेते हैं इस चीज का, उनको बेनिफिट भी होता है और वो बेहतर तरीके से कर पाते हैं जब उनकी लैंग्वेजेस उनके पास ज्यादा होती हैं। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक हम आप कवर करेंगे, रूल गवर्न लैंग्वेज चॉइस। हाउ डज अ मल्टीलिंगुअल पर्सन मेक एन अप्रोप्रिएट चॉइस। कोई भी मल्टीलिंगुअल पर्सन होता है वो कैसे डिसाइड करता है कि वो किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में कौन सी लैंग्वेज का यूज करेगा। ये बहुत हद तक डिपेंड करता है उसके इंडिविजुअल फैक्टर्स पर या उन सिचुएशंस पर जिसमें वो है। जैसे कि अगर कोई बच्चा क्लासरूम में है तो वो हमेशा वही लैंग्वेज यूज करना चाहेगा जो उसके टीचर उससे बात करते हैं, लेकिन जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ में है तो वो बहुत ज्यादा कंफर्टिंग लैंग्वेज में चला जाएगा। तो लैंग्वेज की चॉइस कुछ किसी न किसी रूल को गवर्न करती है, कोई ना कोई रूल ऑटोमेटिक होता है जिसे कोई भी पर्सन नेचुरली फ्लो में फॉलो करता चला जाता है। या कई बार हम बाउंड भी होते हैं। बाउंड कैसे होते हैं, जैसे आप एक मीटिंग में गए हैं और वहां पे सभी लोग जो है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो आपको चाहे नहीं भी आती, आप कोशिश करेंगे जोड़ तोड़ के उस तरीके से ही बोलने की। तो इस तरीके से रूल गवर्न लैंग्वेज चॉइस में कोई अलग से टॉपिक नहीं है, बस हमें ये इतनी सी चीज बताता है। आप चाहें तो क्विकली से रीड भी कर सकते हैं, टेक योर टाइम, लेकिन हमें ये बात यही कहता है कि इंडिविजुअल फैक्टर्स आर आइसोलेटेड एंड पॉन्डर्ड ओवर। लैंग्वेज चॉइस वुड बी डिटरमाइंड बाय कैरेक्टरिस्टिक बंडल्स ऑफ सिचुएशनल फैक्टर, कि क्या चीजें हमारे साथ हो रही हैं, कैसी सिचुएशंस है, उसके हिसाब से हर पर्सन करता है। ये सभी के साथ में होता है, ठीक है। हेट्रोजीनियस डिग्लॉसिक सोसाइटीज में भी ये चीज होती है कि कब हम कोई ऐसी सिचुएशन में होते हैं जब हमें दिखता है वहां पे मराठी भी है, वहां बंगाली भी है, तो हम वहां क्या कोशिश करेंगे उनके हिसाब से बात करने की, कि उन्हें हमारी बात समझ में आ जाए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे कम्युनिकेशन का पर्पस होता है अपनी बात को इफेक्टिवली डिलीवर कर पाना। तो हम कोई ना कोई रूल जो होता है वो वर्क करता है। मिक्सिंग इज रूल गवर्न टू। Sometimes the choice of the appropriate language is not evident. Multilinguals can choose between a monolingual mode and bilingual mode. कई बार होता है कि हमें पता होता है कि वो पर्सन हमारी बात नहीं समझ पाएगा, तो अपनी, मैंने भी बोला ना आपको कि हमारा अल्टीमेट जो गोल है हमारे कम्युनिकेशन का, वो अपनी बात को इफेक्टिवली डिलीवर करना है, तो उसमें मिक्सिंग भी हम कर लेते हैं। In the first case, the language that is not used is switched off as far as possible. जिस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कम किया जाएगा उसको स्विच ऑफ मोड पे डाल दिया जाएगा, उसको कम से कम यूज किया जाएगा। सेकंड केस में जो स्पीकर का होल रिपर्टायर है दैट इज एक्टिवेटेड। पॉसिबल क्राइटेरिया फॉर द चॉइस ऑफ द मोनोलिंगुअल और बाइलिंगुअल मोड आर द इंटरलोकटर्स रिपर्टायर, द डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी ऑफ द सिचुएशन, नॉर्मेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटरकुलेटर्स एटसेट्रा। दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि सिचुएशन ऑटोमेटिकली हमें बायलिंगुअल नहीं बनाती है, ये डिपेंड करता है कि बात करने वाले, बातचीत करने वाले बायलिंगुअल हैं या नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन है जहां पे लोग आपस में एक लैंग्वेज में कंफर्टेबली बात कर सकते हैं तो वो बायलिंगुअल नहीं होते हैं, चाहे वो कैरेक्टरिस्टिक वाइज बायलिंगुअल ही क्यों ना हो, पर वो मोनोलिंगुअल होना ही वहां पर प्रेफर करते हैं। तो बायलिंगुअल मोड
को हमें स्टैब्लिश करना पड़ता है बेस्ड ऑन कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है सिचुएशन में. Systematic observation of example like this have led to the hypothesis that these are rules and norms that overlap single languages and govern the harmonic, that is the grammatical mixing of elements from different languages. हमने ये देखा है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन ऑफ एग्जाम्पल लाइक दिस, क्या बताते हैं हमें कि बहुत सारे रूल्स और नॉर्म्स इसीलिए ओवरलैप करते हैं जिसमें हम ग्रामर को मिक्स करते हैं या वर्ड्स का एक दूसरे के संग इन्फ्यूजन करते हैं, तभी करते हैं जब हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है. Matrix language chosen for various reasons of the speaker, presumed level of competence of the audience, conformity is activated and provides a cognitive scaffolding for the semiotic organization of representation. मतलब कि जो भी हम मैट्रिक्स लैंग्वेज को यूज करते हैं उसमें कई रीजंस हो सकते हैं. कॉम्पिटेंस की बात हो सकती है, कन्फॉर्मिटी वाली बात भी आ सकती है, ओबीडियंस की बात भी आ सकती है. और सर्चिंग फॉर द अप्रोप्रिएट वर्ड्स फॉर व्हाट ही वांट्स टू से, द स्पीकर देन स्कैन्स बोथ ऑफ हिज लेक्सिका to fill the gap of words he does not know what are momentarily not accessible or that may not even exist in the matrix language. ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज मत होएगा, मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बता देती हूँ. यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जब भी कोई पर्सन अपनी बात को कन्वे करता है तो मिक्सिंग की जरूरत ही इसलिए पड़ती है. मिक्सिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर आप देखें, मिक्सिंग की जरूरत 2-3 केसेस हो सकते हैं. जब हमें किसी के सामने उसकी लैंग्वेज में बात करनी है और हमें उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से आती नहीं है तो हम मिक्सिंग करते हैं. दूसरा हम करते हैं जब हमें हमारे ही पास अपने वर्ड्स की शॉर्टेज हो जाती है तो हम किसी दूसरी लैंग्वेज को यूज करके उसको कवर अप कर लेते हैं. ठीक है, तो यही कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं. और स्पीकर विल चूज टू स्विच टू द एम्बेडेड लैंग्वेज फॉर अ लार्जर स्ट्रेच एंड प्रोड्यूस एन एम्बेडेड लैंग्वेज आइलैंड. ये एम्बेडेड लैंग्वेज आइलैंड का मतलब क्या है? जहां पर वो स्विच ऑन स्विच ऑन स्विच ऑफ स्विच ऑन करता जा रहा है, मतलब लैंग्वेज में कंफर्टेबल होके बात को सही तरीके से प्रेजेंट करने के लिए. तो यही सब चीजें हैं, यहाँ पे हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, बल्कि फिनिश करेंगे क्योंकि ज्यादा कुछ बातें हैं नहीं. बेसिकली हम यही समझ पा रहे हैं कि मल्टीलिंगुअलिज्म होना इज कंसीडर्ड बेटर इन टुडेज वर्ल्ड, जहां पर हम अपनी लैंग्वेज के थ्रू अपनी बात को अप्रोप्रिएट वे में एक्सप्रेस कर पाते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है मल्टीलिंगुअलिज्म की, ये आप फाइंड आउट करेंगे होमवर्क में इसी में, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा थिंकिंग से जुड़ा हुआ वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा. पर इस वीडियो में आपके लिए काफी सारी चीजें होमवर्क के लिए हो जाती हैं. एक तो आपको टाइप्स ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म लिखना है, राइट. दूसरा आपको होमवर्क में क्या करना है, एक तो आपका हो जाएगा, पहला होमवर्क हो जाएगा आपका टाइप्स ऑफ, बहुत सारे टाइप्स आपने देखे थे वो इसके अंदर आ जाएंगे जो आपने मल्टीलिंगुअलिज्म में देखे थे. ओके, और कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखेंगे. दूसरा आप, मैंने आधा छोड़ दिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप इसकी लिखेंगे. आपने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नोटिस की कि कोई पर्सन जो मल्टीलिंगुअलिज्म वाला पर्सन होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसकी, क्या स्पेशल चीजें उसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं. ठीक है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिएगा, एटलीस्ट 5 तो लिख ही लीजिएगा, जिससे कि एक शॉर्ट नोट आपका तैयार हो जाए. ये सारा जो कंटेंट आप लिखेंगे ये आपको हेल्प करेगा मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में एक पूरा आंसर बनाने में, जो कि पूछा जाता है एग्जाम में. आज का जो पूरा जितने भी टॉपिक थे वो मल्टीलिंगुअलिज्म पर एक 6 मार्कर का क्वेश्चन था, अच्छा खासा बड़ा टॉपिक था. आई होप इन सबसे वो चीजें आप आसानी से कवर कर पाएंगे. ज्यादा कुछ बड़ी बातें नहीं थी, कुछ कंटेंट बहुत इरेलेवेंट है लास्ट का, जो उसकी कोई खास जरूरत नहीं है. मैंने भी उसको उसी स्पीड से कवर कर दिया है एंड में, तो आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं. मुझे पता है मुझे किस चीज पर फोकस करना है और कौन सी चीज पर आपको थोड़ा सा क्विक लेके चलना है. तो नेक्स्ट वीडियो हमारे इस यूनिट का सेकंड पार्ट भी होगा और लास्ट भी होगा, क्योंकि हम सब कुछ कवर कर लेंगे. तो मैं मिलूंगी आपसे उस पार्ट में. कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, कमेंट्स में जरूर बताइएगा. कैसा लगा वीडियो भी मेंशन कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय.